देखिए, हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले तो हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टैक्सेशन का ये हमारा जो कोर्स है, इसका न्यू फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल हो रहा है और ये एप्लीकेबल होता है जून से लेकर यानी कि जून 24 से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च 25 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। एक पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें 4 अटेम्प्ट्स आ जाएंगी। जून की अटेम्प्ट होगी, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट और उसके बाद मार्च 25 की अटेम्प्ट। उसके बाद फिर ये फाइनेंस एक्ट 24 में चेंज होगा। तो आपके टैक्सेशन के जो भी मैटर्स हैं वो फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं। अभी जो पिछला सेशन हमारा खत्म हुआ है मार्च 24 का, उसमें हम फाइनेंस एक्ट 22 पढ़ा रहे थे। अब हम फाइनेंस एक्ट 23 पढ़ा रहे हैं। चेंजेस होती हैं टैक्स रेट्स वगैरह के अंदर, वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, नई चीजें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं। तो अगर हम टैक्सेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के ऊपर बात करें जो हमें पढ़ना है, तो सिलेबस में हमारे पास 5 एरियाज हैं। पहला सिलेबस एरिया हमारे पास है इनहेरिटेंस टैक्स। क्योंकि हम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली टैक्स की जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी तरह के टैक्स लिए जाते हैं, उसके बारे में हमें नो हाउ हासिल करनी है। तो पहला टैक्स है इनहेरिटेंस टैक्स। दूसरा टॉपिक हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी स्टूडेंट को ऑलरेडी नो हाउ होती है, थोड़ा बहुत वैल्यू एडेड टैक्स उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। ये वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। तीसरा टॉपिक हमारे पास आएगा इनकम टैक्स। ये सिलेबस का सबसे बड़ा पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कॉरपोरेशन टैक्स। ये भी सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बड़ा सेक्शन है। और लास्ट हमारे पास सेक्शन है विच इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, CGT। तो हमारे पास ये 5 पूरे पेपर के अंदर जिनसे हमारा पेपर बनेगा। अब पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि देखें, टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट का काम होता है, वो टैक्स कलेक्ट करती है। अब हम यूके वेरिएंट पढ़ने जा रहे हैं। हम यूके का जो टैक्स रूल्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए यूके की जो टैक्स अथॉरिटी है, HMRC, उसने जो फाइनेंस एक्ट हमें दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमें रूल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्या वजूहात होती हैं, वो तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट्स वगैरह चेंज करती है, रिवाइज करती है। नया फाइनेंस एक्ट आता है, उसमें नए रेट्स रिवाइज किए जाते हैं, कहीं कमी कर दी जाती है, कहीं इजाफा कर दिया जाता है, रेट ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जांपल आज शेयर करूंगा कि प्रीवियस फाइनेंस एक्ट में जो रेट थे उसमें कहाँ माइनर सा चेंज आया है, तो वो समझाने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा जो ये टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स, ये डील करता है लाइफ टाइम गिफ्ट्स को। कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में किसी को गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट पे टैक्स लगेगा, तो कैसे लगेगा, करेगा, कब टैक्स पे करेगा, इसकी सारी कहानी, सारी डिटेल हमें IHT के अंदर पढ़ने को मिलेगी। लाइफ टाइम गिफ्ट्स, जैसे किसी ने अपने बेटे को लाइफ टाइम में कोई गिफ्ट दे दिया, किसी ने अपनी बेटी को दे दिया, किसी ने अपने भाई को दे दिया, किसी ने ट्रस्ट को दे दिया, कोई भी लाइफ टाइम गिफ्ट हो सकता है इसके अंदर। इसी तरह जब एक शख्स की डेथ होती है, जब एक शख्स मरता है, तो उसके मरने पर उसकी विल में नॉमिनेट किया जाता है कि मैंने अपना सारा पैसा जो था, बैंक बैलेंस, गाड़ी, इधर उधर, घर, एक अपने बेटे को दे दिया, कुछ अपनी बेटी को दे दिया, कुछ अपनी वाइफ को दे दिया। उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है? तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? IHT लगता है लाइफ टाइम गिफ्ट के ऊपर। और दूसरा क्या है? IHT लगता है एट द टाइम ऑफ डेथ, वॉट एवर एसेट्स आर अवेलेबल, मरने वाले के, वो उसने किसको दिए। अब कौन टैक्स पे करेगा, कैसे पे करेगा, उसके क्या रूल्स होंगे, रेट्स क्या होंगे, कब पे करेगा, उसकी सारी डिस्कशन हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, सिलेबस का छोटा पोर्शन है। वैल्यू एडेड टैक्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैल्यू एडेड टैक्स।
ये स्टूडेंट को आइडिया भी होता है, ये कंजम्पशन टैक्स कहलाता है, ये इनकम पे नहीं लगता, ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शख्स गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो अल्टीमेटली लायबल होगा वैट पे करने के लिए। एंड वैट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं, कुछ टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप किसी दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, तो आपको वहां पर उस प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है, तो आपको उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ता है। तो एट द एंड आप जो प्राइस पे करते हैं वो 100 रुपीज से ज्यादा होती है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वीएटी कौन पे करता है, अगर कोई पे करता है तो क्या उसको रिफंड मिलता है, फाइनल कंज्यूमर वीएटी क्या कैसे पे करता है, उसके रेट्स क्या होते हैं, उसकी पेमेंट की टाइमिंग क्या होती है, और दीगर चीजें वैट के अंदर क्या हो सकती हैं पॉसिबल। आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट है वो इस टॉपिक के अंदर है, इसमें थ्योरी काफी ज्यादा याद करनी पड़ती है, और ये स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ टाइम भी देता है एग्जाम में। वैट थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, आईएसटी परेशानी क्रिएट नहीं करता। ये भी छोटा टॉपिक है। कैपलान की बुक को हम फॉलो अगर करें तो उसके अंदर इनहेरिटेंस टैक्स का एक चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हम कैपलान की बुक ही फॉलो करते हैं। 1 चैप्टर जिसके अंदर इंटायर आईएसटी कवर होगा, और वैट आपका 2 चैप्टर में कवर हो जाएगा। यानी कि ये 2 टॉपिक्स आप 3 चैप्टर्स के अंदर कवर कर लेंगे, और यहाँ एग्जाम में इसकी मिनिमम कम से कम मार्क्स गारंटीड, मिनिमम अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है गारंटीड 20 मार्क्स तो गारंटीड हैं, लाजमी आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में 20 मार्क्स इन दोनों से ना आए, यानी कि 10 नंबर का आईएसटी का सवाल, 10 नंबर का वीएटी का सवाल, इट्स कंपलसरी, लाजमी आएगा, हमें एडवांस में पता है, विच इज अ बेनिफिट। कि जब हमें किसी टॉपिक के बारे में ये पता होता है कि ये लाजमी आना है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि यार किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, किस में मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, किसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रिपरेशन अपनी अकॉर्डिंगली करते हैं। उसके बाद हमारे सिलेबस का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, यानी कि आपकी बुक का आधा 50% ऑफ द बुक वो इनकम टैक्स है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं। इसके अंदर में तकरीबन 10-11 चैप्टर्स स्टडी करने पड़ेंगे। यहां पर हमें इंडिविजुअल के बारे में टैक्स की डिस्कशन करनी पड़ेगी कि एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, सोल ट्रेडर के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, लाइकवाइज पार्टनरशिप के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो एक इंडिविजुअल जहां से भी पैसा कमा रहा है, जिस फॉर्म में भी पैसा कमा रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, उसको डिविडेंड की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, उसे सैलरी की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, वो एज एन एम्प्लॉय कमा रहा है, एज अ बिजनेसमैन कमा रहा है, तो उन तमाम चीजों के ऊपर उसे इनकम टैक्स देना है। उसके रेट्स क्या होंगे, उसकी पेमेंट कैसे होगी, जमा कैसे होगी, उसे रिलीफ कैसे मिलेंगे, एग्जाम्पशंस कैसे मिलेंगी, इसकी पूरी कहानी जो है वो इनकम टैक्स के टॉपिक पे पढ़ाई जाएगी। और इनकम टैक्स में कम से कम 15 नंबर का एक गारंटीड क्वेश्चन इनकम, लेकिन इनकम टैक्स के कौन से सेशन से आएगा, इनकम टैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन 15 मार्क्स मिनिमम, और मैक्सिमम 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स तक भी इसकी वेटेज जा सकती है। लेकिन इसके ऊपर फोकस करने के बजाय ज्यादा फोकस छोटे एरियाज के ऊपर करना पड़ेगा, जहां पर मार्क्स ज्यादा हैं और पढ़ना भी कम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स कवर नहीं करना, इनकम टैक्स भी कवर करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट चला जाए पेपर में, तो आईएसटी और वैट रिलेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, तो उनको पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा कॉरपोरेशन टैक्स, जिसमें हम कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की इनकम पर टैक्स लगाएंगे। ये फाइनेंस एक्ट 23 में मेजर चेंज है। फाइनेंस एक्ट 22 में बहुत आसान था कंपनी ना रेट वाइज, लेकिन फाइनेंस एक्ट 23 में यूके गवर्नमेंट ने
कंपनीज के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिए। प्रीवियसली देयर वाज ओनली 19% टैक्स, कुछ सालों से 19% टैक्स चल रहा था FA22 में, FA21 में, लेकिन अब उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, तो अब 19% भी टैक्स लग सकता है, 25% भी लग सकता है, और कोई और भी लग सकता है, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा काफी टेंशन वाला बनेगा इस दफा। किसी ने अगर प्रीवियस फाइनेंस एक्ट पढ़ा हुआ है तो वो कंपनी इसके अंदर उसको बहुत चेंजेस मिलेंगी, और जो पहली मर्तबा पढ़ रहा है तो उसको टेंशन की बात नहीं है, उसे तो पता भी नहीं होगा कि पिछले फाइनेंस एक्ट में क्या था, तो वो सब कुछ नया पढ़ रहा हो। कंपनी में हमारे पास इनकम टैक्स की वेटेज के हिसाब से आधी वेटेज है, यानी कि तकरीबन आप समझ लें आपको 4 चैप्टर्स दिए हुए होंगे बुक के अंदर कंपनी के, और उन 4 चैप्टर में से मिनिमम 15 नंबर का सवाल कंपनी से भी आएगा, मैक्सिमम 25 तक भी जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है। तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया है, और वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स कवर करें या कॉरपोरेशन टैक्स कवर करें। लेकिन एक फायदा है, अगर इनकम टैक्स पढ़ लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें कॉरपोरेशन टैक्स में डुप्लीकेट होती हैं, और अगर कॉरपोरेशन टैक्स पढ़ लिया जाए पहले तो बहुत सारी चीजें इनकम टैक्स में डुप्लीकेट होती हैं। तो एक जगह पढ़ने के बाद दूसरी जगह आपको सिर्फ डिफरेंसेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि हाउ देयर इज अ चेंज इन इंडिविजुअल बिजनेस लाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, और कंपनी के बिजनेस में टैक्स इस तरह से लगाया जाता है, उसकी डिटेल हम कॉर्पोरेशन टैक्स में पढ़ते हैं। एंड लास्टली जब हम 5वें की बात करेंगे, CGT की बात करेंगे, तो ये जो एरिया है ना, ये वेटेज वाइज देखा जाए तो इसके आपको 5 चैप्टर्स मिलते हैं, 4 to 5 चैप्टर्स मिलते हैं। 4 भी मैं कर सकता हूँ, 5 भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो मिनिमम सवाल आएगा वो सिर्फ 10 नंबर का है। तो अब मैं IHT को अगर इससे कंपेयर करूं, वैट को इससे कंपेयर करूं, तो वहां मुझे एक चैप्टर पढ़ के 10 मार्क्स मिलते हैं मिनिमम, और यहां मुझे 5 चैप्टर्स पढ़ के मिनिमम 10 मार्क्स मिलते हैं, और यहां पर मिनिमम 10, मैक्सिमम हम कह सकते हैं 20 तक भी जा सकता है, 25 तक भी जा सकता है, हमें इसका आइडिया नहीं है कि कितना पूछेगा, लेकिन कम से कम 10-15 मार्क्स का तो 10 का लाजमी पूछेगा, इट माइट बी 15, इट माइट बी 20। ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ वेटेज। तो ओवरऑल हमारे पास कुछ पांचों टॉपिक्स में से कुछ कुछ स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, वरना टैक्स के पेपर में, टैक्स का पेपर ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड है, कंप्यूटेशनल टैक्स का पेपर होता है, उसके अंदर आपको थ्योरी इतनी ज्यादा मसला नहीं करती, आपको थ्योरी लिखनी नहीं पड़ती। थ्योरी का मसला ये है कि थ्योरी जो है वो है टैक्स रूल्स, वो टैक्स रूल्स हमें मेमोराइज करने। असल जो गेम है वो है टैक्स रूल को याद करना, और याद करके उसको अप्लाई करना क्वेश्चन में। तो वहां पर स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है कि उन्हें बहुत सारे टैक्स रूल्स याद करने पड़ते हैं, छोटे 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 टैक्स रूल्स होते हैं, और मेमोराइज करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है, तो एट द एंड स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम कैसे याद करें। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस करके साथ साथ आपके रूल्स भी पक्के होते चले जाएंगे। एंड रिमेंबर रिवीजन, सॉलिड रिवीजन होना चाहिए, कंटिन्यूअस रिवीजन होना चाहिए, बार बार हम चीजों को रिकॉल करें, तो उससे क्या होगा, हमें टैक्स के रूल्स याद होना शुरू हो जाएंगे, और जितना जल्दी हम मेमोराइज करना शुरू करेंगे उतना एग्जाम में हमारे लिए आसानी होगी। यानी कि टैक्स का जो पेपर है वो स्किल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मी इज द इजीएस्ट पेपर। अगर कोई इसमें फेल होता है तो बड़ा एक अजीब सा लगता है कि यार टैक्स के पेपर में फेल हो गए, क्योंकि एक तो वजह ये कि न्यूमेरिकल पेपर है, मोस्टली न्यूमेरिकल पेपर है, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन स्टूडेंट को अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्टली इस पेपर को स्टडी किया जाए और इसके पांचों कंपोनेंट्स में से ये देखा जाए कि मुझे किस कंपोनेंट पे पहले तैयारी करनी है, कौन सा कंपोनेंट मुझे जल्दी कवर हो जाएगा, कहां से मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो हम अल्टीमेटली ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि IHT और वैट से मिनिमम 20, और सपोज कर लेते हैं, चलो लेट्स सपोज कि मैक्सिमम जो है वो 35 मार्क्स बनते कंबाइन होके दोनों से, 30 या 35, तो अगर
3 चैप्टर्स में मुझे 30 या 35 मार्क्स की एश्योरेंस मिल रही है, तो इसका मतलब अगर मैं उन 3 चैप्टर्स को आउटस्टैंडिंग कर लूं तो मैं अपने 30 मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं 50 में से। बाकी पूरे अगले 3 सेक्शन में से मुझे सिर्फ 20 मार्क्स लेने। तो ये अगर रास्ता अडॉप्ट किया जाए, तरीका अडॉप्ट किया जाए, स्मार्ट स्टडीज की जाए, तो आप आराम से इस पेपर में ना सिर्फ 50 मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि अगर एफर्ट करने वाला स्टूडेंट हो तो वो 70-80 तक भी, और हाई स्कोरिंग पेपर भी ये बन सकता है। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। अच्छा, सीजीटी में मैं एक चीज मैंने बताई नहीं कि सीजीटी लगता किसके ऊपर है। तो बेसिकली सीजीटी जो है वो लगता है जब आप कोई एसेट सेल करते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है किसी के पास, अब उसने बिल्डिंग बेची, तो बिल्डिंग के बेचने के ऊपर उसको क्या हुआ होगा, या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। या किसी के पास शेयर्स परचेज किए हुए थे उसने, उसने शेयर्स बेच दिए, तो या तो गेन हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। गेन होता है तो सीजीटी का टैक्स लगता है, और लॉस होता है तो लॉस के केस में हमें टैक्स अथॉरिटी की तरफ से रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो हाउ टू कंप्यूट गेन, गेन कैसे निकालेंगे? अकाउंटिंग में जैसे गेन निकालते हैं वैसे यहाँ गेन नहीं निकलता, डिफरेंट तरीके से निकलता है। लेकिन गेन कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, फिर उसके रेलेवेंट टैक्स रेट्स कैसे अप्लाई करेंगे, फिर उसकी टैक्स देने की डिटेल कब जमा करवाएंगे, कैसे जमा करवाएंगे, उसकी डेट्स क्या होंगी, इन सारी चीजों पे काम करना है। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो पेपर आ रहा है वो पेपर कैसा है, उस पेपर में क्या क्या चीजें शामिल हैं, और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना है, और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम इजीली जो है ना अफेक्टिवली तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं आपसे जो है वो इसके रिसोर्सेज पे भी बात करता हूँ आगे जाके। स्टडी हब की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टडी हब के ऊपर क्या मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हुआ है, उसको हम कैसे अफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एसीसीए का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, उसको स्टूडेंट निगलेक्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, वो आज के सेक्शन में हम बात करेंगे। आज के सेशन में उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसको पूल कर लें, और पूल करके देखेंगे जी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, स्किल्स के अंदर पीएम हो, एम हो, एफआर हो, ऑडिट एंड इंश्योरेंस का पेपर हो, उसमें टैक्स के पेपर में थोड़ा सा चेंज है। एक सेक्शन के अंदर हमारे पास स्किल्स में यहाँ पर सेक्शन ए होगा, विच इज वर्थ 30 मार्क्स इन टोटल। टोटल 30 मार्क्स की वेटेज होगी। उसके बाद हमारे ये 30-30 हो गए, टोटल हमारे पास 60 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी जो हमारे पास आएगा, उसके अंदर हमारे पास 40 मार्क्स की वेटेज होगी। ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से बनेगा। अब सेक्शन ए में हमारे पास 15 ओटीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, वर्थ 2 ईच। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वेटेज बनती है 30 मार्क्स की। तो हमें 15 ओटीक्यूज कहां से आएंगे, किस सिलेबस के सेक्शन से आएंगे? इंटायर सिलेबस से। ओटीक्यूज में वो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिन्होंने पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ होता। जिन स्टूडेंट ने पूरे सिलेबस पे फोकस किया हुआ होता है, सेलेक्टेड स्टडीज नहीं की हुई होती, वो अल्टीमेटली कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें ज्यादा कंफर्ट जोन में आता है कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन किसी ने अगर फॉर एग्जांपल सीजीटी छोड़ दिया, वैट छोड़ दिया, तो वैट से रिलेटेड ओटीक्यूज होंगे, सीजीटी से रिलेटेड ओटीक्यूज होंगे, वो यहाँ पर स्ट्रगल करेगा और वो कहेगा सेक्शन ए बहुत टफ आया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन भी होगी, और यहाँ पर आपके पास थ्योरी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद होगी, कैलकुलेशन भी और थ्योरी भी। ये हो गया हमारा एक एस्पेक्ट जिसके अंदर हमें
पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, कहीं से भी कोई भी चीज एग्जाम में आ सकती है, अच्छी तरीके से कवर करना है तो हम ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि जी सेक्शन ए में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेक्शन बी है हमारे पास, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और 10 मार्क का एक सवाल होगा, तो हमारी टोटल वेटेज बनेगी 30 मार्क्स की। ये ब्रेकअप है इसका, 3 सवाल आएंगे। अब वो 3 सवाल में एक सवाल आईएसटी से आएगा 10 मार्क्स का, ये गारंटीड है, ये कंपलसरी है, चेंज नहीं हो सकता ये। वैट 10 मार्क्स का, और ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर दूसरे टॉपिक्स आ जाए। अगर आईएसटी का टॉपिक है तो आईएसटी ही आएगा, अगर वैट का टॉपिक है तो वैट ही आएगा, और अगर सीजीटी है तो सीजीटी ही आएगा। तो ये 10-10 नंबर के जो मैंने मिनिमम ऊपर बताया था कि मिनिमम हमारे पास 10 नंबर का आईएसटी आता है, 10 का वैट आता है और 10 नंबर का सीजीटी आता है, वो इसलिए बताया था कि हमें इन एडवांस ये पता है कि सेक्शन बी जब आप ओपन करेंगे तो एक आईएसटी का सवाल होगा, एक वैट का सवाल होगा और एक सीजीटी का सवाल होगा। अब इसका ब्रेकअप कैसे होता है? जो 10 नंबर का सवाल होगा उसमें 5 ओटीक्यूज होंगे, एक 10 नंबर के सवाल में 5 ओटीक्यूज होंगे, तो एक 10 नंबर के सवाल में आपकी वेट ये बनती है सेक्शन। तो पहले सवाल में 5 ओटीक्यूज, दूसरे सवाल में 5 ओटीक्यूज, तीसरे सवाल में 5 ओटीक्यूज, तो 15 ओटीक्यूज यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये सिनेरियो बेस्ड होंगे, इसलिए हम इनको एमटीक्यूज कहते हैं। ये जो सेक्शन बी है इसके लिए आपको एक मिनी सिनेरियो दिया जाएगा और उससे रिलेटेड ओटीक्यूज बनाए जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास 30 ओटीक्यूज 2 सेक्शंस के अंदर हमारे कवर हो रहे हैं, एंड दैट इज वर्थ 60 मार्क्स। और स्किल्स में नॉर्मली यही स्टाइल होता है, अगले पेपर्स के अंदर भी, डिफरेंट पेपर्स के अंदर भी, कि आपको यहाँ पर वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर गलत होगा, आंसर ठीक होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, नहीं सही होगा तो 0 मार्क्स। तो बेनिफिशियल भी है, रिस्की भी है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब जो मैनुअल सेक्शन है हमारा जिसमें हमें लिखना पड़ेगा, वो है आखिरी सेक्शन सी। टेक्स्ट के पेपर में सेक्शन सी में जब हम जंप करते हैं तो यहां पर आपके पास 3 सवाल आएंगे। एफआर में 2 सवाल आते हैं, पीएम में 2 सवाल आते हैं, एफएम में 2 सवाल आते हैं, लेकिन टेक्स्ट के पेपर में 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल नहीं आते। एक सवाल इनकम टैक्स से आएगा, ये भी कंपलसरी है, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, लेकिन सेक्शन इनकम टैक्स का ही इस्तेमाल होगा 15 नंबर का। एक सवाल कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा 15 मार्क्स का। एक सवाल 10 मार्क का कहां से आएगा नहीं पता, अननोन, कहीं से भी आ सकता है, एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। यहां पर भी इस सवाल में स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वैसे ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये इनकम टैक्स, वैट, सीजीटी मिक्स टूगेदर एग्जामिनर यहां से बना सकता है। ये हम एक चांस ले रहे होते हैं कि यहां से आ सकता है। इनकम टैक्स क्योंकि बड़ा पोर्शन है, तो इनकम टैक्स में से ये 10 नंबर का सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे सेक्शन से। लेकिन स्टिल वी आर नॉट श्योर कि हमें तीसरा सवाल जो मिलेगा 10 नंबर का वो कौन से टॉपिक से मिलेगा। बाकी सारा पेपर हमारे सामने विजिबल है कि सेक्शन बी में हमें आईएसटी मिलेगा, वैट मिलेगा, सीजीटी मिलेगा, सेक्शन सी में इनकम टैक्स मिलेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स मिलेगा। तो हमारे जो सिलेबस के 5 कंपोनेंट्स हैं उसके पांचों के ये स्प्लिट हुए हुए मार्क्स, कि इतने मार्क्स तो सेक्शन बी में है, इतने मार्क्स सेक्शन सी में, और रेस्ट हमारे सेक्शन ए के अंदर पूरे सिलेबस से डिफरेंट चीजें पहुंची जाएंगी। तो ये हमारा सिलेबस का ब्रेकअप है। थ्योरी बहुत ना होने के बराबर होती है, तो टाइपिंग स्पीड वगैरह तो इसके अंदर कोई मैटर नहीं करती, और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो एक्सेल के ऊपर आपको सेक्शन सी में कमांड हासिल करनी है कि आपको एक्सेल कैसे इस्तेमाल करनी है। और एक्सेल टेक्स्ट के पेपर में कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले इसके अंदर कुछ भी नहीं होते। इस तरह की कोई भी चीज आपको अल्टीमेटली
पेपर में तंग नहीं करेगी जैसे दूसरे पेपर में तंग करती है कि फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है। हाँ, एक चीज़ है, जिस तरह आपको दूसरे पेपर्स के अंदर फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर आपको टैक्स के रूल्स की एक शीट प्रोवाइड की जाएगी और ये बड़ी हैंडी है, बड़ा बेनिफिशियल है कि एग्ज़ाम में हमें टैक्स के रूल्स की एक शीट प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि हमारे लिए बड़ी हैंडी हो जाती है। यानी कि जो रूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे ना, वो आपको मेमोराइज़ नहीं करने। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो हमें मेमोराइज़ करनी है। उसको हमें मेमोराइज़ करना है, उसको हमें याद रखना है। सो लेट मी शो यू कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह का एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब वो डॉक्यूमेंट आपके पास 1 मिनट में ये डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर होगा। जस्ट लेट मी नो अगर शेयर हो जाता है तो। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट को देखें, बड़ा हैंडी डॉक्यूमेंट है। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होगा और उसके अंदर टैक्स रेट्स एंड अलाउंस आपको बताए जाएँगे। जैसे यहाँ देखें, ये टैक्स रेट्स एंड अलाउंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ये टैक्स रेट्स एंड अलाउंस है, ये आपको बताए जा रहे हैं। अब इसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये इन्होंने इनकम टैक्स के रेट्स बताए हुए हैं। ये पूरा इनकम टैक्स का सेक्शन चल रहा है। ये फर्दर रेट्स बताए हुए हैं इन्होंने। ये सब हमें याद नहीं करने। बिग बेनिफिट, सिर्फ़ इनको सीखना है। इनको अप्लाई करने का तरीका सीखना है कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। ये सारा इनकम टैक्स का पोर्शन चल रहा है। ये इनकम टैक्स अभी भी इस पे पूरा इनकम टैक्स का पोर्शन है। ये सेकंड पेज आ गया इसका, ये इसका थर्ड पेज। अब देखिए ये कॉर्पोरेशन टैक्स का पोर्शन चल रहा है। इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स के रेट्स जो रिवाइज़ वगैरह हुए हुए हैं, उसका कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला वगैरह वो भी दिया हुआ है। ये कॉर्पोरेशन के टैक्स चल रहे हैं। ये आपका वैट शुरू हो गया। वैट में उसने सिर्फ़ ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है बस। जैसे हमें ये पता लग गया कि यूके में वीएटी का रेट कितना होता है? 20%। ये ऑफ़िशियल रेट है यूके का। कि जब भी आप यूके में 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदेंगे, तो उसके ऊपर 20 का वैट लगाकर सेलर आपसे कितना चार्ज करेगा? इतनी प्राइस चार्ज करेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस अमाउंट। ये आपका ग्रॉस अमाउंट है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट विद टैक्स या विदाउट टैक्स कोट की जाती है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, या फिर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के बगैर प्राइस कोट कर रहा हूँ या टैक्स के साथ प्राइस कोट कर रहा हूँ। तो टैक्स कैसे निकालेंगे 20% के हिसाब से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैट की इन्होंने पेनल्टीज वगैरह दी हुई है। ये रिवाइज हुआ है एरिया, ये न्यू एरिया है। प्रीवियस फाइनेंस एक्ट के अंदर ये पुराना एरिया था, ये नया एरिया चेंज हुआ। उसके बाद आईएचटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, या आईएचटी के सारे रेट्स दिए हुए। जब ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। फिर सीजीटी के रेट्स दिए हुए, ये सीजीटी के सारे रेट्स दिए हुए, वो भी आपको याद नहीं करने। इतना सारा बेनिफिट दिया हुआ है कि स्टूडेंट को अगर ये ना दिया हुआ होता, तो ये पूरी 4-5 पेजेस की जो शीट है, ये स्टूडेंट को याद करनी पड़ती। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। हम सिखाएंगे कि जी कार के रेट्स कैसे अप्लाई करने हैं, इनकम टैक्स के जो रेट्स दिए हुए हैं, डिविडेंड के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, उसका ये जो रेट है 8.75, 33.75, 39.75, 20%, 40%, 45%, फिर लिमिट क्या होती है, बैंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। वी डोंट नीड टू रिमेंबर क्या है डिविडेंड का रेट क्या है। आप भूल गए, आपको इत्तेफाक याद होगा 8.75%, आप भूल गए, तो एग्जाम में वो आपके सामने विंडो पे अवेलेबल होगा। उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम रिसोर्सेज की, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस पेपर को अफेक्टिवली कवर करने के लिए, वो हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको हम कैसे अफेक्टिवली जो ना वो
कहाँ से कर सकते हैं, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमारा तरीक़ेकार होगा, हमारा जो सिलेबस कवरेज है हम कैसे करेंगे उस सिलेबस कवरेज को, हम किस हिसाब से चल रहे होंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ आपको बता दी जाए। अब ज़रा मैं स्क्रीन थोड़ी-सी चेंज कर रहा हूँ दोबारा। उस पर हम आ जाते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि बीसीसीए ने आप लोगों के लिए स्टडी हब इंट्रोड्यूस करवाया है और इस स्टडी हब के ऊपर रीडिंग मटीरियल, प्रैक्टिस मटीरियल, क्विज़ वगैरह अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स से डिमांड किए जाते हैं कि आप ये पढ़ें। तो अब आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखें। ये आपकी स्टडी हब का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आपने जाकर अपना टैक्स का पेपर निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास टैक्स का पेपर आएगा, इस तरह डिफरेंट पेपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने अपने डैशबोर्ड में गए, यहाँ पर आपने अपना टैक्स का पेपर ढूँढा, सर्च किया। यहाँ पर मुझे टैक्स का एडवांस टैक्सेशन का पेपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे फंडामेंटल्स के पेपर नज़र नहीं आ रहे, सो नॉट येट स्टार्टेड में होगा। यहाँ देख लेते हैं। सो एफआर ऑडिट, जैसे ये देखें, ये आपका टैक्स का पेपर है। इसको हमने ओपन किया। अब हम देखेंगे हमारे पास स्टडी हब में इससे रिलेटेड क्या-क्या मटेरियल दिया हुआ है। तो ये पूरी किट, आप पूरा टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, स्टडी टेक्स्ट। अगर आप कैप्लान को नहीं भी पढ़ना चाहते, तो आप कैप्लान को साइड में रख दें, अब वो कैप्लान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मटेरियल इनफ है, जो क्लास में नोट्स डिस्कस किए जाएँगे, जो नोट्स आपको दिए जाएँगे वो इनफ है, आप उसे साइड में रखें। इसके अलावा चैप्टर के साथ फ्लैश कार्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको मेमोराइज़ करने के लिए बहुत हैंडी बनेंगे। साथ आपको क्विज़ेज़ दिए हुए हैं, हर चैप्टर के क्विज़ दिए हुए हैं, 5-5, 5-5 सवाल दिए हुए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हैंडी पड़ेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है, जो कि कैप्लान किट के अलावा है। तो यहाँ से आप सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट ट्यूटर से पूछ रहे होते हैं फेसबुक के पेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के पेजेस के ऊपर कि हमें कहाँ से मॉक चाहिए, हमें ये मटेरियल दे दो, हमें फलां टीचर के नोट्स दे दो, सारी चीज़ें अब खत्म है। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको एक टाइमली ट्यूटर के साथ एंगेज होना है, उससे स्ट्रैटेजी समझनी है, वो आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक ईज़ी करके समझाएगा। आपके पास रेलेवेंट मटेरियल भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल है, व्हाट यू नीड, ठीक है? तो इसलिए दाएँ-बाएँ घूमने की ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लेते हैं, मैं कोई एक टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंट्रोडक्शन टू यूके टैक्स सिस्टम की तरफ चलता हूँ। ये थ्योरी का चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा, थ्योरी का चैप्टर है। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ यूके टैक्स सिस्टम निकाला। अभी आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। देखें, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये उसकी डिटेल बताई हुई है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यहाँ से आप रीड कर लें। कैपिटल एंड रेवेन्यू टैक्स की क्लासिफिकेशन की हुई है। अब हमने जो 5 टॉपिक्स लिखे थे, उनमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स की एग्ज़ाम्पल है। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स की एग्ज़ाम्पल है। जो सीजीटी है, वो भी डायरेक्ट टैक्स की एग्ज़ाम्पल है। जो वैट है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्ज़ाम्पल है। तो थ्योरी आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। यूके के सोर्स ऑफ टैक्स लॉज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो लाइकवाइज़ हम कोई और टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू वांट टू नो कि यार कॉर्पोरेशन मुझे पढ़ना है, कॉर्पोरेशन टैक्स मुझे पढ़ना है, उसके रूल सीखने हैं, तो ये आपको कॉर्पोरेशन टैक्स मिल जाएगा। ये कॉर्पोरेशन टैक्स के रूल्स हैं। कंपनी किस मुल्क में रेज़िडेंट होती है, कैसे आइडेंटिफ़ाई होता है, उसका रूल, टैक्स का पीरियड कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस सेक्शन पे जाऊँ और सपोज़ कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी मैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन सी टाइप का क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ किसी टॉपिक का, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 10 नंबर वाला दिया हुआ है, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसी तरह CGT का दिया हुआ है, वैट का दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैंने वैट का एक टॉपिक यहाँ पर ऑप्ट किया, स्टार्ट प्रैक्टिस, 5 नंबर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेट 2 कंडीशन विच मस्ट, थ्योरी के सवाल दिए हैं दोनों, यहाँ पे थ्योरी की भी प्रैक्टिस। तो इस तरह प्रैक्टिस में जाके आप न्यूमेरिकल, थ्योरी इस तरह से कर सकते हैं। क्विजेस में चले जाएं तो टॉपिक वाइज हमें क्विजेस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्विज नंबर 14 में खोलता हूं तो यहाँ पर मुझे सेक्शन ए टाइप के सवाल दिए हैं। ये पहला सवाल मेरे पास आया, इसको मैंने सपोज रेंडमली ट्राई कर लिया। ये दूसरा सवाल मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं तीसरे सवाल पे जंप कर जाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अच्छा, स्टडी हब के अंदर आपको जो भी डिफिकल्टी आएंगी वो अल्टीमेटली आप अपने ट्यूटर से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं कि स्टडी हब पे फला सवाल है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ट्यूटर आपको असाइन करेगा कि स्टडी हब में जाकर आप ये कर लें, XYZ। तो स्टडी हब इसलिए हैंडी है। अब आ जाएं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ACC ने जो आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसमें हम गए टैक्सेशन में। टैक्सेशन में जाके हमने क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करना है। हम पढ़ रहे हैं यूके वेरिएंट, हम यूके वेरिएंट ही पढ़ेंगे, स्टूडेंट यूके वेरिएंट ही पढ़ते हैं। यहाँ हमने ACC का ऑफिशियल रिसोर्स देखा तो यहाँ पर आपको 3 चीजें नजर आ रही है। पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी है जिसके अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से भी सवाल दिए हुए हैं, हमें नए सिलेबस के हिसाब से देखना है। देखें 23-24 सिलेबस, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। फिर हमने प्रैक्टिस एग्जाम, अब प्रैक्टिस एग्जाम अभी इन्होंने 22 वाले 2 दिए हुए हैं, और ये पिछली दफा का इन्होंने प्री मार्च, ये सब 22 वाले हैं, ये अभी अपडेट नहीं हुए हुए। स्पेसिमेन एग्जाम ये भी 22 वाला है। तो जो आपको बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने या सिलेबस का एक डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ से देख सकते हैं। एक रफली आइडिया लेने के लिए, पूरे टेक्स्ट का पेपर देखने के लिए इसको देखा जा सकता है कि हमारा पेपर जो आएगा वो किस तरह से होगा। ये देखें पार्ट क्वेश्चंस बना के दिए हुए, 6 क्वेश्चंस दिए हुए, पेपर स्टाइल नहीं है प्रॉपर ये, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि ये प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह का एक्सेल का एक प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है, आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं एक प्रॉपर पेपर खोल लूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पेपर हमारे पास जो आएगा हाउ दैट लुक लाइक्स, तो देखें हम प्री मार्च जो पिछला गया है ना वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टैक्स का पेपर आ गया, ये प्री मार्च का टैक्स का पेपर खोला। अब देखें यहाँ पर चेक करें, सेक्शन ए, दिस सेक्शन हैज 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ईच सेक्शन इज वर्थ 2 मार्क्स एंड इज कंपल्सरी, टोटल 30 मार्क्स। अब आपने क्या किया, ये आपके सामने पहला सवाल आया एंड दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल किस सेक्शन से आया है, ये लॉसेस के सेक्शन से आया है। ये अगला सवाल आपको, आप चाहें तो अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसको फ्लैग कर दें कि मैं अभी ये नहीं करना चाहता, तो वहां पे शो हो जाएगा कि आपने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स का सवाल आ गया, तो डिफरेंट प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन का हमें ये देखें, ये थ्योरी का सवाल आ गया, इसे हमें अच्छा अंदाजा हो जाता है थ्योरी का सवाल। ये न्यूमेरिकल आ गया, सवाल की लेंथ चेक करें, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है सवाल, छोटे छोटे डेटा दिया हुआ है, कुछ सवाल बड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें इस तरह से दी हुई हैं। अब हम 15 सवाल करने के बाद ये हमने एक फ्लैग किया हुआ है, जितने सवाल हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन सी पे जंप करते हैं, तो सेक्शन सी में हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। अब ये पहला सवाल है विच इज 16-20, यानी ये 5 OTQs इससे रिलेटेड दिए हुए। तो ये कॉमन सिनेरियो दिया हुआ है, ये सिनेरियो आपने देखा। ये इस वक्त जो मेरे सामने सवाल खुला हुआ है CGT का सवाल है। अब इससे रिलेटेड 5 OTQs, पहला OTQ आपके सामने आया, तो आपने फिर नेक्स्ट OTQ देखा, यहाँ पर भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी का सवाल भी बनेगा, न्यूमेरिकल का सवाल भी बनेगा।
ये सवाल इसने थ्योरी का पूछ लिया, पिछले 2 सवाल न्यूमेरिकल है, डेटा कॉमन है, उस कॉमन डेटा से हम इस तरह से ये सवाल देख रहे हैं आगे पीछे। कि नेक्स्ट हमारे पास ये 4th क्वेश्चन आ गया इसका, और ये इसका आखिरी सवाल। ये 5 सवाल कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास नया सवाल क्रिएट हुआ। अब ये वैट का क्वेश्चन है, देखें ये वैट लिखा हुआ है, वैट का सवाल है, पूरा वैट का सवाल है। इसकी लेंथ चेक करें, इतना सिनेरियो तो कम से कम दिया हुआ होगा। और ये इसका पहला सवाल न्यूमेरिकल, इसी तरह इसमें थ्योरी का सवाल भी होंगे, 2 सवाल थ्योरी के, 3 सवाल न्यूमेरिकल के, 3 सवाल न्यूमेरिकल, 2 थ्योरी के, मिक्स टुगेदर। ये आपने इसको कवर किया। तो उसके बाद जो अगला आएगा वो आईएचटी का सवाल होना चाहिए। ये अगला सवाल, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास तीसरा सवाल शुरू हुआ। तो ये हमारे पास जो है वो आईएचटी का सवाल है। ये हमारे पास आईएचटी का सवाल है। इसी तरह हम सेक्शन सी में जाते हैं। सपोज लास्ट सेक्शन सी हमारा शुरू होगा 30 के बाद, 31 क्वेश्चन। ये सेक्शन सी का पहला सवाल। ये 10 नंबर का सवाल है हमारे पास, 10 मार्क्स। ये 15 मार्क्स वाला सवाल नहीं है, ये 10 मार्क्स वाला सवाल आ गया। इसी तरह हम 15 मार्क्स वाला सवाल देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 15 मार्क्स वाला सवाल आ गया। अब इस 15 मार्क्स वाले सवाल में ये सिनेरियो दिया हुआ है। इस सिनेरियो को आपने यहाँ देखा, तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी 13 मार्क्स की है, कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने एक सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमने एक्सेल के ऊपर। तो हम क्लास के दौरान जो लेक्चर कर रहे होंगे, जब हमारे सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो हम इस तरह एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करके, अब यहाँ पर सिंपल प्रैक्टिस हुई हुई है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर ये किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आया हुआ है हमारे पास, तो ये हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हुआ है। कोई यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, तो ये हमने सिंपल सा कोई फॉर्मूला लगाया होगा। ये देखें, सिंपल सा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसके अगले पार्ट पे पूछूंगा तो हो सकता है थ्योरी का सवाल हो। 13 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो अब 2 मार्क्स बाकी बचे। देखिए 2 मार्क्स की थ्योरी, और थ्योरी के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको, तो थ्योरी बहुत कोई लंबी चौड़ी नहीं आती, 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की रेलेवेंट थ्योरी आ सकती है। अच्छा, अभी इसके यहाँ पर आपको ये रफ वर्किंग के लिए आप अपना स्क्रैच पैड इस्तेमाल कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, खास तौर पर यहाँ कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन अवेलेबल है। सारे फीचर इसके यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें टेक्स्ट टेबल जो मैं आपको दिखा रहा था, ये टेक्स्ट टेबल, ये टेक्स्ट टेबल अवेलेबल है, सेम टेक्स्ट टेबल अवेलेबल है। तो कहीं आपको बीच में कोई टेक्स्ट का रेट का समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको इस टेक्स्ट टेबल को साथ ओपन करके रखें, और इसको आपको यूज करनी आनी चाहिए। इससे आपको इतनी फेमिलियरिटी होनी चाहिए, इतना आप यूज टू हो इस रेट्स एंड अलाउंस की टेबल से, कि आपको पता हो कि सेकंड पेज के ऊपर मुझे क्या मिलना है, लास्ट पेज पे मुझे एनआईसी का टॉपिक के रेट्स अवेलेबल हैं, ये वैट मुझे तीसरे पेज, ये देखें एनआईसी लास्ट पेज पे अवेलेबल है, ताकि इसमें भी ज्यादा टाइम हमारा जाया अल्टीमेटली ना हो। सो अब ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा बात करें रिसोर्सेस की, तो मेनली हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो हैं लेक्चर्स। कोशिश हमें ये करनी है कि हमें लेक्चर से मेजॉरिटी चीजें कवर करनी है, और उसके साथ हमारे पास जो नोट्स ट्यूटर आपको प्रोवाइड करेगा उसको आपको मेमोराइज करने। उसके बाद फिर आपके पास कैपलान का स्टडी टेक्स्ट है, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। स्टडी टेक्स्ट जो कि नया वर्जन अभी आएगा, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सून आने वाला है। कैपलान स्टडी टेक्स्ट, कैपलान की रिवीजन किट, 1 रिवीजन किट इज मोर देन इनफ, रिपीट, इज मोर देन इनफ। वो भी कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है, वो भी आपसे कंप्लीट नहीं होगी। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी पास पेपर की जरूरत नहीं है, ऑल पास्ट पेपर्स आर इंक्लूडेड। इसके अंदर तमाम जो रीसेंट पास पेपर होगा वो नहीं होंगे, वो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ऑल पास्ट पेपर्स इंक्लूडेड। तो ये 2 चीजें हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। अब हमारे पास कुछ नई चीजें आ गई हैं, पहले नहीं होती थी। एड ऑन स्टडी हब हमारे पास मौजूद है, और
प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। कोशिश स्टूडेंट को ये करनी चाहिए कि जब वो ऐसा टॉपिक पढ़ रहा है जहां पर उसे एक्सेल इस्तेमाल करना है तो वो प्रैक्टिस भी एक्सेल के ऊपर करे, ताकि उसे कोई टेंशन ना हो और एग्जाम में उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि मुझे एक्सेल अच्छा नहीं आता था जिसकी वजह से मेरा पेपर में प्रॉब्लम हो। ये नहीं होगी। ये जो रिसोर्सेज है ना, ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्वाइट हैंडी। साथ आपको जस्ट टू एट द एंड के स्टूडेंट कहता है इतना सारा मटेरियल हो गया, तो एक समरी नोट्स की भी अवेलेबिलिटी होती है कि आपको एक समरी नोट्स दे दिए जाएंगे, पूरा कोर्स आपका जो है ना वो 50-60 पेजेस के अंदर कवर हो जाए, ताकि आप उसको एंड में रिवाइज करने के लिए आसान कर लें। यू नीड टू कीप रिवाइजिंग, क्योंकि टेक्स्ट का पेपर आपको जो चैलेंज देगा वो चैलेंज देगा आपकी मेमोरी, हाउ टू मेमोराइज। एट द एंड आप ये सवाल पूछते हैं ट्यूटर से, सर एक डेट याद करता हूँ दूसरी निकल जाती है, एक रूल याद करता हूँ दूसरा निकल जाता है, तो रूल ओवरलैप हो रहे होते हैं, कहीं हायर ऑफ का रूल लग रहा होता है, कहीं लोअर ऑफ का रूल लग रहा होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो इसका तरीका यही है कि आप रूल को याद करके प्रैक्टिस करें या प्रैक्टिस करके रूल को याद करें। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपकी मेमोरी जो ना वो टीचर आपके बिहाफ पे याद नहीं करेगा, आपको याद करना है। और जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको ये प्लान करना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा एफर्ट मारनी है, कहाँ मेरे पास मार्क्स ज्यादा अवेलेबल है। एक शख्स है फॉर एग्जाम्पल, वो इनकम टैक्स से स्टार्ट लेता है सपोज। अब वो इनकम टैक्स 10-11 चैप्टर पढ़ लिए उसने, और उसके बाद फिर टाइम ही नहीं बचा कि वो बाकी टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करे। तो उसने जो इजी मार्क्स अवेलेबल थे आईएसटी के, वैट के, वो सेक्रीफाइस किए कि मुझे इनकम टैक्स अच्छा आना चाहिए। इसका मतलब है उसको किसी ने गाइड नहीं किया कि पेपर के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा टॉपिक है, कैसे सवाल आते हैं, तो वो गलत तरीके से तैयारी कर रहा था। तैयारी करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप इनकम टैक्स से स्टार्ट लें, आप कॉर्पोरेशन टैक्स से स्टार्ट लें। आपको स्टार्ट वहां से लेना है जहां मिनिमम पढ़ के इजीली अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आ जाए, सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर हम आज एक पहले टॉपिक का इंट्रो करेंगे आज के सेशन में। सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज कम फॉरवर्ड, पूछें। कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन टॉक। सर यस वो प्लीज। जो आपने बोले थे ना सर, इतना परसेंट थ्योरी इतना परसेंट प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आएगा, वो इसमें नहीं है वैसा 20% आएगा कि आपके एक्सपीरियंस अनुसार? देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 75 to 80% कैलकुलेशन होगी और रेस्ट आपकी थ्योरी होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया जी सर, ठीक। कि हमारा मेजॉरिटी क्या है, न्यूमेरिकल, और माइनॉरिटी हमारी थ्योरी। जी सर, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर हो गया, हमारा पेपर पैटर्न हो गया, सारे हथियार, रिसोर्सेज, क्या करना है, कैसे करना है, ये कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्योंकि टैक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूके का जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम कैसे चलता है। तो यूके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स ईयर क्या होता है। हर कंट्री का अपना एक टैक्स ईयर होता है। यूके का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से। हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, और यूके का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से। तो अभी जो हम करंट टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 23 से, और पूरा साल हमारा कंप्लीट होगा 5 अप्रैल 24 के ऊपर। ये हमारा एक कंप्लीट टैक्स ईयर है। हमें जो भी टैक्स पे करना है इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, वो 6 अप्रैल 23 से 5 अप्रैल 24 में जो भी उनकी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट हैं, गिफ्ट्स हैं, उसकी टैक्स हमें देने। तो इसको लिखेंगे हम कैसे? इसको हम लिखते हैं जहां से ये स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 23 से, तो हम लिखेंगे 23-24। तो जो आप फाइनेंस एक्ट 23 पढ़ रहे हैं उसका कुछ हिस्सा 23 में है और कुछ हिस्सा 24 में, इसलिए इसको लिखा जाता है
FA23, और हम बेसिकली इस तरह से लिखते हैं 23, 24। अब जो अगला आएगा नेक्स्ट वो होगा 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25। तो हम उसको क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 24 एंड 25। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि टैक्स लगने के लिए रेजिडेंस स्टेटस देखना पड़ता है कि आप कहां के रेजिडेंट हैं। क्या आप यूके रेजिडेंट हैं? आप कहेंगे यस मैं यूके रेजिडेंट हूं। क्या आप नॉन यूके रेजिडेंट हैं? तो आप चेक करेंगे भाई मैं यूके रेजिडेंट हूं या नहीं, तो जवाब आता है मैं नॉन यूके रेजिडेंट हूं। लाइक आप मेरी बात करें राइट नाउ, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तान में काम करता हूं, मैं पाकिस्तान में जॉब करता हूं, मैं पूरे साल पाकिस्तान में रहता हूं, तो मैं इस वक्त पाकिस्तानी रेजिडेंट हूं। हमारे साथ नेपाल के स्टूडेंट कनेक्टेड है राइट नाउ, उसका सब कुछ नेपाल में, फैमिली वैमिली रहना वहना काम शाम, तो वो नेपाली रेजिडेंट है। इसी तरह कोई सऊदी अरब में रहता है लेकिन है पाकिस्तानी, वीजे पे गया हुआ है, तो उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा। कोई घूमने फिरने के लिए यूके गया हुआ है, उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो या तो वो यूके रेजिडेंट बनेगा या वो नॉन यूके रेजिडेंट बनेगा। अगर कोई इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट बनता है, इसके रूल्स हम पढ़ेंगे। हमारे पेपर में आइडेंटिफिकेशन पूछी जाएगी कि ये बताएं मिस्टर एक्स जो 100 डेज यूके में रहा, उसकी फैमिली यूके में है, उसका घर यूके में है, बताएं वो यूके रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो रूल है वो ये है कि अगर एक शख्स यूके रेजिडेंट है, अगर यस हो जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा अपनी पूरी दुनिया की इनकम पे, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जहां भी वो जो कुछ कमा रहा है उसका टैक्स उसे कहां देना पड़ेगा, उसका टैक्स उसे यूके में देना पड़ेगा। मसलन एक शख्स है, वो यूके रेजिडेंट है और वो जो है कुछ इनकम यूके के अंदर है उसकी, कुछ इनकम उसकी पाकिस्तान में है, कुछ इनकम उसकी यूएसए के अंदर है। तो अब क्योंकि वो यूके रेजिडेंट है तो यूके वाले कहेंगे आप दुनिया में जहां भी जो कुछ कमा रहे हैं ना वो हमारा है, उसके ऊपर टैक्स हम लेंगे। लेकिन अगर एक शख्स नॉन यूके रेजिडेंट है तो वो फिर टैक्स देगा ऑन यूके इनकम ओनली। अगर उसके पास यूके की इनकम है तो उस पर टैक्स देगा, फिर वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स यूके में नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में रहता हूं लेकिन कुछ काम के लिए मैं यूके भी जाता हूं, वहां पर पढ़ाता भी हूं फॉर एग्जाम्पल, और यूके से मैं 10,000 पाउंड हर साल कमाता हूं एज अ नॉन, लेकिन कमा मैं यूके में रहा हूं तो आई हैव टू पे टैक्स। अब ऐसा नहीं है पाकिस्तान वाले मुझे छोड़ देंगे, जिस मुल्क के आप रेजिडेंट है वो तो आपसे टैक्स लेगा, और जिस मुल्क में आप कमा रहे हैं वो भी आपसे टैक्स लेगा। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आप दो मुल्कों में एक टैक्स टैक्स दे रहे होंगे। इस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं डबल टैक्सेशन का, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ये एडवांस टैक्सेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट किसी और मुल्क का होता है, कमाता किसी और मुल्क में है, तो वो दो दो मरतबा टैक्स दे रहा होता है। तो उसको इसके अंदर फिर किसी ना किसी किस्म का बेनिफिट या रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है जो हम अपने इस सिलेबस में तो नहीं पढ़ रहे। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि रेजिडेंस स्टेटस कैसे पता लगता है। अब रेजिडेंस स्टेटस का एक रूल मैं आपको बता देता हूं फॉर द टाइम बिंग। किसी भी मुल्क में दुनिया में अगर चेक करना है कि रेजिडेंस स्टेटस क्या है, वन ऑफ द रूल वो है नंबर ऑफ डेज का स्टे, कि आपने उस मुल्क में कितना स्टे किया, इससे पता पड़ता है, वन ऑफ द रूल। अगर आप मेजॉरिटी किसी मुल्क में स्टे कर लें, मेजॉरिटी कहते हैं आधे साल से कुछ ज्यादा ना, 183 डेज किसी भी मुल्क में आप गुजार लें, किसी भी साल, 365 का हाफ करते हैं तो 182.5 डेज होते हैं।
किसी ने पाकिस्तान में ये दिन गुजार लिए इस साल 183 डेज, तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंट बन जाएगा। किसने यूके में गुजार लिए तो वो यूके रेजिडेंट बन जाएगा। अब चाहे वो कुछ और करता हो, कमाता, फैमिली वगैरह कहीं पर भी हो, लेकिन ये डेज इतने सफिशिएंट हैं कि वो उसको क्या बना देंगे, वो उसे यूके रेजिडेंट बना देंगे। लेकिन अगर ये डेज कम होना शुरू हो जाए, कोई 50 दिन गुजारता है, कोई 80 दिन गुजारता है, कोई 100 डेज गुजारता है, तो फिर हम डिफरेंट रूल्स से टेस्ट करेंगे कि वो यूके रेजिडेंट बन सकता है या वो यूके रेजिडेंट नहीं बन सकता। ये हम रेजिडेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अच्छा, हमारा जो पहला टॉपिक है उसका हम एक इंट्रो करेंगे आज सिर्फ, और वो है इनहेरिटेंस टैक्स, जिससे हम स्टार्ट लेंगे। क्यों हम इससे स्टार्ट ले रहे हैं उसका रीजन मैं बता चुका हूं। इजी टॉपिक है, मिनिमम 10 नंबर का सवाल आएगा, एक दो ओटीक्यूज भी आ सकते हैं, 15 नंबर तक भी वेटेज जा सकती है, 20 नंबर तक भी वेटेज जा सकती है। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, जस्ट वन चैप्टर। ये टॉपिक आपका आउटस्टैंडिंग करना है आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़नी, किसी भी किस्म की एक परसेंटेज भी कंफ्यूजन नहीं छोड़नी कि आईएसटी में मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। यू हैव टू मेक इट क्लियर कि भाई मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं एग्जाम में अपने मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 या 20 मार्क्स सिक्योर करके बैठ जाऊं। कब? अगले हफ्ते तक, नेक्स्ट वीक तक, या 10 दिन तक। आज अगर फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख है तो 20 तारीख तक मैं बैठा हुआ हूं कि जी मैंने टैक्स के पेपर में 15 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, मुझे फील ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि टैक्स का पेपर मेरा निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये हम आईएसटी को कवर करके बात करेंगे। अब इनहेरिटेंस टैक्स का जो टॉपिक है, बेसिकली वो कंपनी पे तो लगता नहीं है, वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है इंडिविजुअल के ऊपर, एक शख्स, इंडिविजुअल, किसी कंपनी पे नहीं लगता। अब क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है उसने क्या काम किया होगा, उसने कोई लाइफ टाइम गिफ्ट दिया होगा। यानी कि जब वो जिंदा है तो अपनी जिंदगी के अंदर वो क्या कर रहा है, किसी को गिफ्ट कर रहा है, अपनी जिंदगी के अंदर गिफ्ट कर रहा है। या फिर जब वो मरा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके मरते वक्त सपोज कर लें कि उसके पास कुछ था, उसने अपनी विल में नॉमिनेट किया किसी को, एक बंदे को, दो बंदे को, और उसको कहा कि ये उठाकर मेरी विल के हिसाब से इस बंदे को दे दो। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि सब कुछ मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर देना, सब कुछ मेरे बेटे को दे देना, या सब कुछ मेरी डॉटर को दे देना। इस तरह वो विल में नॉमिनेट करके जाता है। तो अब आईएसटी यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, आईएसटी यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, और इसके रेट्स के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि लाइफ टाइम के रेट्स क्या हैं, डेथ के ऊपर रेट्स क्या हैं, कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसकी कंप्यूटेशन, उसके फॉर्मेट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ कुछ टाइप्स लाइफ टाइम गिफ्ट्स की ऐसी होती हैं जो गिफ्ट करते वक्त तो टैक्सेबल नहीं होती, बाद में टैक्सेबल होती। कुछ टाइप्स ऐसी बनती हैं जो गिफ्ट करते वक्त ही टैक्सेबल बन जाती। कुछ ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, ये गिफ्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कोई आईएसटी नहीं होता, उन्हें हम एग्जेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, और हमारे पूरे सिलेबस के अंदर जगह जगह हमें एग्जेम्प्ट चीजें याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि ये एग्जेम्प्ट है। जैसे आईएसटी के अंदर अगर कोई भी गिफ्ट दिया जाए किसको, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, या यूके के अंदर सिविल पार्टनर, एक सिविल पार्टनर दूसरे सिविल पार्टनर को गिफ्ट देता है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है लेकिन सिविल पार्टनर का स्टेटस है, तो इन दोनों के दरमियान जब भी कोई गिफ्ट होगा तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और हमें उसके ऊपर सिर्फ ये लिखना है कि नो आईएसटी, क्योंकि माफ है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसे अपनी वाइफ को 5 मिलियन पाउंड का कोई अमाउंट गिफ्ट कर दिया, नो टैक्स। वाइफ ने हस्बैंड को दे दिया, नो टैक्स। लेकिन वो आगे किसी को देगा तो टैक्स लगेगा। इसी तरह एक शख्स है, वो मरा,
और उसने अपनी विल के अंदर सब कुछ अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, नो आईएसटी। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि अगर टैक्स बचाना है तो उसकी प्लानिंग का तरीका क्या है कि आप किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर करें जो एग्जेम्प्ट की लिस्ट में आ रहा है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपना आईएसटी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं।